टेलीग्राफ ऑफिस। मैंने लगभग 1 साल तक मैसेंजर के तौर पर काम किया था, जब कर्नल जॉन पी ग्लास, जो नीचे वाले ऑफिस के मैनेजर थे और जिनका जनता से संपर्क रहता था, उन्होंने अपनी गैर मौजूदगी में कुछ मिनटों के लिए ऑफिस की देखभाल करने के लिए मुझे कभी-कभी चुनना शुरू कर दिया। चूँकि मिस्टर ग्लास बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ थीं, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी का समय लंबा और ज़्यादा बार होने लगा, जिससे मैं जल्द ही उनके काम के इस हिस्से में माहिर हो गया। मैं जनता से मैसेज लेता था और ये देखता था कि ऑपरेटिंग रूम से आने वाले मैसेज लड़कों को सही तरीके से जल्द डिलीवरी के लिए दे जाएं। ये एक लड़के के लिए संभालने के लिए मुश्किल काम था और उस समय मैं दूसरे लड़कों के बीच लोकप्रिय नहीं था, जो मेरे कुछ सही कामों से छूट मिलने से नाराज थे। मुझ पर अपनी आदतों में कंजूस होने का भी आरोप था। मतलबी, जैसा कि लड़के कहते थे। मैं अपने अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करता था, लेकिन उन्हें इसका कारण नहीं पता था। मुझे पता था कि मैं जो भी पैसा बचा सकता था, उसकी घर पर ज़रूरत थी। मेरे माता-पिता समझदार थे और मुझसे कुछ भी छिपाया नहीं जाता था। मुझे हर हफ्ते काम करने वाले तीनों लोगों, मेरे पिता, मेरी माँ और मेरे की कमाई का पता होता था। मुझे सभी खर्चों का भी पता था। हम अपने कम फर्नीचर और कपड़ों में क्या जोड़ा जा सकता है, इस पर सलाह करते थे और हर नई छोटी चीज़ मिलने पर खुशी होती थी। इससे ज़्यादा एकजुट परिवार कभी नहीं था। दिन-दिन जैसे ही माँ एक चांदी का आधा डॉलर बचा पाती थीं, उसे सावधानी से एक मोजे में रखा जाता था और तब तक छिपाकर रखा जाता था जब तक 200 जमा नहीं हो जाते। जब मैंने अपनी दोस्त मिसेस हेंडरसन द्वारा हमें उदारतापूर्वक दिए गए 20 पाउंड चुकाने के लिए एक ड्राफ्ट लिया, वह एक ऐसा दिन था जिसे हमने मनाया। कार्नेगी परिवार कर्ज से मुक्त हो गया था। ओह! उस दिन की खुशी! कर्ज सच में चुका दिया गया था, लेकिन कृतज्ञता का कर्ज बाकी है, जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता। बूढ़ी मिसेस हेंडरसन आज भी जीवित हैं। मैं डनफर्मलाइन की अपनी यात्राओं के दौरान उनसे मिलने के लिए उनके घर ऐसे जाता हूँ जैसे किसी तीर्थ स्थान पर, और जो कुछ भी हो जाए, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब मैं ये लाइनें पढ़ता हूँ जो कुछ साल पहले लिखी गई थी, तो मैं आह भरता हूँ। चले गए, दूसरों के साथ चले गए। मेरी माँ के एक प्यारे, अच्छे, नेक दोस्त की आत्मा को शांति मिले। मेरी मैसेंजर की ज़िंदगी में जो घटना हुई, जिसने मुझे तुरंत 7वें आसमान पर पहुँचा दिया, वह एक शनिवार शाम को हुई जब कर्नल ग्लास लड़कों को उनकी महीने की सैलरी दे रहे थे। हम काउंटर के सामने एक लाइन में खड़े थे और मिस्टर ग्लास एक-एक करके सबको पैसे दे रहे थे। मैं सबसे आगे था और मैंने पहले 11 और एक चौथाई डॉलर लेने के लिए हाथ बढ़ाया, जो मिस्टर ग्लास ने आगे बढ़ाए थे। मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने उन्हें मेरे पास से आगे बढ़ा दिया और अगले लड़के को पैसे दे दिए। मुझे लगा कि यह एक गलती थी, क्योंकि मुझे पहले हमेशा सबसे पहले पैसे मिलते थे, लेकिन ऐसा ही बाकी सभी लड़कों के साथ भी हुआ। मेरा दिल बैठने लगा। बेइज्जती होने वाली थी। मैंने क्या किया था या नहीं किया था, मुझे बताया जाने वाला था कि मेरे लिए अब कोई काम नहीं है। मुझे परिवार की बेइज्जती करनी थी, वह सबसे बड़ा दर्द था। जब सबको पैसे मिल गए और लड़के चले गए, तो मिस्टर ग्लास मुझे काउंटर के पीछे ले गए और कहा कि मैं दूसरे लड़कों से ज़्यादा लायक हूँ और उन्होंने मुझे 13 और आधे डॉलर महीना देने का फैसला किया है। मेरा सिर घूमने लगा। मुझे शक हुआ कि क्या मैंने उन्हें सही सुना था। उन्होंने पैसे गिने। मुझे नहीं पता कि मैंने उन्हें धन्यवाद दिया या नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैंने दिया। मैंने पैसे लिए और दरवाजे की तरफ एक छलांग लगाई, और जब तक मैं घर नहीं पहुंचा, तब तक शायद ही रुका। मुझे साफ याद है कि मैं एलेघेनी नदी पर बने पुल के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ रहा था, या यूं कहें कि उछल कूद कर रहा था अंदर वैगन ट्रैक पर, क्योंकि फुटपाथ बहुत संकरा था। वह शनिवार रात थी। मैंने अपनी माँ को, जो परिवार की खजांची थी, 11 डॉलर और एक चौथाई पैसे दे दिए और अपनी जेब में बचे हुए 2 डॉलर और एक चौथाई के बारे में कुछ नहीं कहा, जो उस समय मेरे लिए उन सभी लाखों से ज़्यादा कीमती थे जो मैंने बाद में कमाए। टॉम, एक 9 साल का छोटा लड़का,
और मैं अटारी में एक साथ सोते थे। और जब हम सुरक्षित बिस्तर पर पहुंच गए तो मैंने अपने प्यारे छोटे भाई को यह राज फुसफुसाकर बताया। कम उम्र में भी वह जानता था कि इसका क्या मतलब है, और हमने भविष्य के बारे में बात की। तभी पहली बार मैंने उसे बताया कि हम साथ मिलकर बिजनेस कैसे करेंगे, कि कार्नेगी ब्रदर्स की फर्म बहुत बड़ी होगी और पिताजी और माताजी अपनी गाड़ी में घूमेंगे। उस समय हमें लगा कि इसमें धन दौलत और उन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है जिनके लिए कोशिश करना ज़रूरी था। एक बूढ़ी स्कॉटिश महिला जिसकी बेटी ने लंदन में एक व्यापारी से शादी की थी, जब उसके दामाद ने उसे लंदन आकर उनके पास रहने के लिए कहा और वादा किया कि वह अपनी गाड़ी में घूमेगी, तो उसने जवाब दिया, अगर मुझे स्ट्रैथबोगी के लोग देख ही नहीं पाएंगे तो गाड़ी में घूमने का मुझे क्या फ़ायदा होगा। पिताजी और माताजी न सिर्फ पिट्सबर्ग में देखे जाएंगे, बल्कि अपने पुराने घर डनफर्मलाइन भी शान से जाएंगे। रविवार की सुबह नाश्ते पर पिताजी, माताजी और टॉम के साथ मैंने अतिरिक्त $2 और एक चौथाई डॉलर निकाले। हैरानी बहुत ज्यादा थी और उन्हें स्थिति समझने में कुछ पल लगे, लेकिन जल्द ही उन्हें सब समझ आ गया। फिर पिताजी की प्यार भरी गर्व भरी नजर और माताजी की चमकती आंखें जो जल्द ही आंसुओं से भर गईं, ने उनकी भावनाओं को बता दिया। यह उनके लड़के की पहली जीत थी और इस बात का पक्का सबूत था कि वह प्रमोशन के लायक था। बाद में कोई भी सफलता या किसी भी तरह की पहचान मुझे इतनी खुशी नहीं दे पाई जितनी इसने दी। मैं तो ऐसी किसी चीज की कल्पना भी नहीं कर सकता। यह धरती पर स्वर्ग था। मेरी पूरी दुनिया खुशी के आंसुओं से भर गई। सुबह ऑपरेटिंग रूम में झाड़ू लगाने की वजह से लड़कों को ऑपरेटरों के आने से पहले टेलीग्राफ इंस्ट्रूमेंट्स पर प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता था। ये एक नया मौका था। मैंने जल्द ही की के साथ खेलना शुरू कर दिया और दूसरे स्टेशनों पर मौजूद लड़कों से बात करना शुरू कर दिया, जिनके मकसद मेरे जैसे ही थे। जब कोई कुछ करना सीख जाता है तो उसे अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने के मौके के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। एक सुबह मैंने पिट्सबर्ग की कॉल ज़ोर से सुनी। मुझे लगा कि कोई मुझसे बात करना चाहता है। मैंने जवाब देने की हिम्मत की और स्लिप को चलने दिया। यह फिलाडेल्फिया था, जो तुरंत पिट्सबर्ग को मौत का संदेश भेजना चाहता था। क्या मैं इसे ले सकता था? मैंने जवाब दिया कि अगर वे धीरे-धीरे भेजेंगे तो मैं कोशिश करूंगा। मैं संदेश लेने में कामयाब रहा और उसे लेकर बाहर भागा। मैंने बेचैनी से मिस्टर ब्रूक्स का इंतजार किया और उन्हें बताया कि मैंने क्या करने की हिम्मत की थी। किस्मत से उन्होंने इसकी तारीफ की और मेरी हिम्मत के लिए मुझे डांटने के बजाय मेरी तारीफ की। फिर भी मुझे बहुत सावधान रहने और गलतियां न करने की हिदायत देकर विदा किया। कुछ ही समय बाद मुझे कभी-कभी इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए बुलाया जाने लगा, जब ऑपरेटर बाहर जाना चाहता था, और इस तरह मैंने टेलीग्राफी की कला सीखी। इस समय हमें एक आलसी ऑपरेटर मिला था, जो खुशी-खुशी चाहता था कि मैं उसका काम करूं। उस समय हमारी यह प्रथा थी कि हम संदेशों को कागज की एक चलती हुई पट्टी पर लेते थे, जिसे ऑपरेटर एक कॉपी करने वाले को पढ़कर सुनाता था। लेकिन हमें अफवाहें मिली थीं कि पश्चिम में एक आदमी ने आवाज से पढ़ना सीख लिया था और वह सच में सुनकर संदेश ले सकता था। इससे मुझे नया तरीका आजमाने की प्रेरणा मिली। ऑफिस के ऑपरेटरों में से एक, मिस्टर मैकलीन, इसमें माहिर हो गए और उनकी सफलता ने मुझे प्रोत्साहित किया। मुझे हैरानी हुई कि मैंने कितनी आसानी से नई भाषा सीख ली। एक दिन ऑपरेटर की गैर मौजूदगी में एक मैसेज लेने की इच्छा से उस बूढ़े सज्जन ने, जो कॉपी करने का काम करते थे, मेरे इस काम पर आपत्ति जताई और एक मैसेंजर लड़के के लिए कॉपी करने से मना कर दिया। मैंने पेपर स्लिप बंद कर दी, पेंसिल और कागज लिया और सुनकर मैसेज लेने लगा। मैं उनकी हैरानी कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने मुझे अपनी पेंसिल और पैड वापस देने का आदेश दिया और उसके बाद प्यारे बूढ़े कोर्टनी ह्यूजेस और मेरे बीच कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। वह मेरे पक्के दोस्त और कॉपी करने वाले थे। इस घटना के तुरंत बाद पिट्सबर्ग से 30 मील दूर ग्रीन्सबर्ग में ऑपरेटर जोसेफ टेलर 2 हफ्ते की छुट्टी पर जाना चाहते थे। उन्होंने मिस्टर ब्रूक्स से पूछा कि क्या वह उनकी जगह किसी को भेज सकते हैं। मिस्टर ब्रूक्स ने मुझे बुलाया तो और पूछा कि क्या मुझे लगता है कि मैं यह काम कर सकता हूँ। मैंने तुरंत हाँ में जवाब दिया। ठीक है, उन्होंने कहा, हम तुम्हें वहाँ ट्रायल के लिए भेजेंगे।
मैं मेल स्टेज से गया और मेरी यात्रा बहुत मज़ेदार रही। मिस्टर डेविड ब्रूस, जो स्कॉटिश मूल के एक जाने-माने वकील थे और उनकी बहन भी यात्री थे। ये मेरा पहला सफ़र था और देश की पहली झलक। ग्रीन्सबर्ग का होटल पहली ऐसी पब्लिक जगह थी जहाँ मैंने खाना खाया था। मुझे खाना बहुत बढ़िया लगा। ये 1852 की बात है। ग्रीन्सबर्ग के पास पेंसिल्वेनिया रेलरोड के लिए गहरी कटिंग और तटबंध बनाए जा रहे थे और मैं अक्सर सुबह जल्दी काम देखने के लिए बाहर जाता था। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी उस बड़ी कंपनी की सेवा में शामिल होने वाला हूँ। ये टेलीग्राफ सेवा में मेरी पहली ज़िम्मेदार पोस्ट थी और मैं इतना उत्सुक था कि अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं मौजूद रहूँ। इसलिए एक रात बहुत देर तक मैं तूफ़ान के दौरान ऑफ़िस में बैठा रहा। कनेक्शन बंद नहीं करना चाहता था। मैं चाबी के बहुत पास चला गया और अपनी हिम्मत की वजह से अपनी कुर्सी से गिर गया। बिजली की एक चमक ने लगभग मेरा करियर ख़त्म कर दिया था। उसके बाद ऑफ़िस 3 में बिजली के तूफ़ान के दौरान सावधानी बरतने के लिए मुझे जाना जाने लगा। मैंने ग्रीन्सबर्ग में छोटा-मोटा काम अपने सीनियर्स की संतुष्टि के अनुसार सफलतापूर्वक किया और पिट्सबर्ग लौटा तो दूसरे लड़कों की नज़र में मेरे चारों ओर एक आभा जैसा कुछ था। जल्द ही प्रमोशन मिल गया। एक नए ऑपरेटर की ज़रूरत थी और मिस्टर ब्रूक्स ने मेरे बाद में प्यारे दोस्त जेम्स डी. रीड को टेलीग्राम किया, जो उस समय लाइन के जनरल सुपरिटेंडेंट थे। स्कॉटिश लोगों का एक और बेहतरीन नमूना और उन्होंने मुझे असिस्टेंट ऑपरेटर के तौर पर रिकमेंड करने का ज़िम्मा उठाया। जवाब में लुइसविले से आए टेलीग्राम में कहा गया कि मिस्टर रीड एनडी को प्रमोट करने के लिए पूरी तरह सहमत हैं, बशर्ते मिस्टर ब्रूक्स उन्हें काबिल समझें। नतीजा ये हुआ कि मैंने $25 प्रति महीने की ज़बरदस्त सैलरी पर टेलीग्राफ ऑपरेटर के तौर पर काम शुरू किया, जिसे मैं एक बहुत बड़ी रकम समझता था। मिस्टर ब्रूक्स और मिस्टर रीड की वजह से ही मुझे मैसेंजर की पोस्ट से ऑपरेटिंग रूम में प्रमोशन मिला। उस समय मैं 17 साल का था और अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी कर चुका था। अब मैं एक आदमी का काम कर रहा था, लड़के का नहीं। हर काम के दिन $1 कमा रहा था। एक टेलीग्राफ ऑफिस का ऑपरेटिंग रूम एक युवा के लिए एक बेहतरीन स्कूल होता है। वहाँ उसे पेंसिल और कागज़, कंपोजिशन और आविष्कार से काम करना होता है और वहाँ ब्रिटिश और यूरोपीय मामलों के बारे में मेरा थोड़ा-सा ज्ञान मेरे बहुत काम आया। ज्ञान किसी न किसी तरह से ज़रूर उपयोगी साबित होता है। ये हमेशा काम आता है। उस समय विदेशी खबरें के प्रेस से तार द्वारा मिलती थीं और लगातार स्टीमर न्यूज़ लेना हमारे सबसे ख़ास कामों में से एक था। मुझे ये काम के किसी भी दूसरे हिस्से से ज़्यादा पसंद था और जल्द ही यह चुपचाप मुझे सौंप दिया गया। उन दिनों लाइनें ठीक से काम नहीं करती थीं और तूफ़ान के दौरान बहुत कुछ अंदाज़ा लगाना पड़ता था। कहा जाता था कि अंदाज़ा लगाने की मेरी शक्ति ज़बरदस्त थी और सेंडर को रोकने और एक या दो खोए हुए शब्दों पर मिनट बर्बाद करने के बजाय गैप भरना मेरा पसंदीदा शौक था। विदेशी खबरों के मामले में यह कोई खतरनाक आदत नहीं थी, क्योंकि अगर किसी दिलेर ऑपरेटर ने कोई ज़्यादा आज़ादी ली भी, तो वे ऐसी नहीं थी जिनसे उसे कोई गंभीर परेशानी हो। विदेशी मामलों के बारे में मेरा ज्ञान काफ़ी बढ़ गया था, खासकर ब्रिटेन के मामलों के बारे में, और अगर मुझे पहला या दूसरा अक्षर सही मिल जाता था, तो मेरे अंदाजे काफ़ी सही होते थे। पिट्सबर्ग के अखबारों में से हर एक अखबार प्रेस डिस्पैच को लिखने के लिए ऑफिस में एक रिपोर्टर भेजता था। बाद में सभी अखबारों के लिए एक आदमी को नियुक्त किया गया और उसने सुझाव दिया कि मिली हुई खबरों की कई कॉपी आसानी से बनाई जा सकती है और यह तय हुआ कि मैं उसके लिए सभी प्रेस डिस्पैच की 5 कॉपी बनाऊंगा, जो मेरा एक्स्ट्रा काम होगा, जिसके लिए वह मुझे हर हफ्ते $1 देगा। प्रेस के लिए यह मेरा पहला काम था, जिससे बेशक बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन इससे मेरी सैलरी $30 प्रति महीना हो गई और उन दिनों हर डॉलर मायने रखता था। परिवार धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। पहले से ही भविष्य में करोड़पति बनने की उम्मीद जग रही थी। एक और कदम जिसने मुझ पर बहुत ज़्यादा असर डाला, वह था अपने साथियों। पहले से बताए गए भरोसेमंद 5 लोगों के साथ वेबस्टर लिटरेरी सोसाइटी में शामिल होना। हमने एक खास ग्रुप बनाया और एक दूसरे के साथ मिलकर रहे। ये हम सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद था। इससे पहले हमने एक छोटा डिबेटिंग क्लब बनाया था, जो मिस्टर फिप्स के पिता के कमरे में मिलता था, जहाँ उनके कुछ मज़दूर मोची दिन में काम करते थे।
टॉम मिलर ने हाल ही में आरोप लगाया कि मैंने एक बार क्या न्यायपालिका को लोगों द्वारा चुना जाना चाहिए? सवाल पर लगभग 1.5 घंटे तक बात की थी, लेकिन हमें दया करके यह मान लेना चाहिए कि उनकी याददाश्त खराब हो गई है। वेबस्टर उस समय शहर का सबसे बड़ा क्लब था और हमें गर्व था कि हमें उसकी सदस्यता के लिए लायक समझा गया। हम बस मोची के कमरे में खुद को तैयार कर रहे थे। मुझे किसी युवा को फ़ायदा पहुंचाने का इससे बेहतर तरीका नहीं पता कि वह ऐसे क्लब में शामिल हो। मेरी ज़्यादातर पढ़ाई ऐसी हो गई थी जिसका आने वाली डिबेट से संबंध था और इससे मेरे विचारों में स्पष्टता और स्थिरता आई। लोगों के सामने जो आत्मविश्वास मुझे बाद में मिला, उसका श्रेय वेबस्टर सोसाइटी के अनुभव को बहुत आसानी से दिया जा सकता है। बोलने के मेरे 2 नियम तब और अब भी थे। अपने दर्शकों के सामने पूरी तरह सहज रहें और बस उनसे बात करें, उन पर नहीं। कोई और बनने की कोशिश न करें, खुद जैसे हो वैसे ही बात करो। कभी भी भाषण मत दो, जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो जाए। आखिरकार मैं आवाज़ से ऑपरेटर बन गया और प्रिंटिंग को पूरी तरह छोड़ दिया। ये काम उस समय इतना अनोखा था कि लोग ऑफ़िस में ये देखने आते थे कि यह असाधारण काम कैसे हुआ। इससे मैं इतना मशहूर हो गया कि जब एक बड़ी बाड़ ने स्टूबेनविले और व्हीलिंग के बीच सभी टेलीग्राफ कम्युनिकेशन को ख़त्म कर दिया, जो 25 मील की दूरी पर थे, तो मुझे पहले वाले शहर में भेजा गया था कि मैं ईस्ट और वेस्ट के बीच चल रहे पूरे काम को संभाल सकूं और हर घंटे या 2 घंटे में छोटी नावों से संदेश नदी के रास्ते व्हीलिंग भेज सकूं। इसके बदले में हर लौटने वाली नाव संदेशों के रोल लाती थी जिन्हें मैं ईस्ट में वायर करता था और इस तरह 1 हफ्ते से ज़्यादा समय तक ईस्ट और वेस्ट के बीच पिट्सबर्ग के रास्ते पूरा टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन बनाए रखा गया। स्टुबेनविले में रहते हुए मुझे पता चला कि मेरे पिता अपने बुने हुए मेज़पोश बेचने के लिए व्हीलिंग और सिनसिनाटी जा रहे थे। मैंने नाव का इंतज़ार किया जो शाम को देर से आई और मैं उनसे मिलने नीचे गया। मुझे याद है कि ये जानकर मैं कितना दुखी हुआ कि केबिन पैसेज लेने के बजाय उन्होंने कीमत न देने का फ़ैसला किया था और नदी के रास्ते डेक पैसेंजर के तौर पर जाने का फ़ैसला किया था। मुझे गुस्सा आया कि इतने अच्छे स्वभाव के व्यक्ति को इस तरह यात्रा करनी पड़ रही थी, लेकिन यह कहने में सुकून मिला, ठीक है पिताजी, जल्द ही आप और माँ अपनी गाड़ी में सवारी करेंगे। मेरे पिता आमतौर पर शर्मीले, शांत और बहुत संवेदनशील थे, तारीफ से बचते थे। यह स्कॉटिश लोगों की आदत है, ताकि उनके बेटे बहुत ज़्यादा खुश न हो जाएं। लेकिन जब उन्हें भावुकता होती थी तो वे अपना आत्मनियंत्रण खो देते थे। इस मौके पर भी वे ऐसे ही थे और उन्होंने मेरा हाथ एक ऐसी नज़र से पकड़ा जो मैं अक्सर देखता हूँ और कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने धीरे से कहा, एंड्रा, मुझे तुम पर गर्व है। आवाज़ काँप रही थी और उन्हें इतना कहने पर खुद पर शर्म आ रही थी। मैंने प्यार से देखा कि जब उन्होंने मुझे शुभ रात्रि कहा और मुझे अपने ऑफिस वापस जाने के लिए कहा, तो उनकी आंखों से आंसू पोंछने पड़े। वे शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे और सालों तक मेरे दिल को सुकून देते रहे। हम एक दूसरे को समझते थे। स्कॉटिश लोग कितने शांत होते हैं। जहाँ वे सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं, वहाँ सबसे कम व्यक्त करते हैं। बिल्कुल सही। कुछ पवित्र गहराइयाँ होती हैं जिन्हें परेशान करना पाप है। चुप्पी शब्दों से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। मेरे पिता सबसे प्यारे इंसानों में से एक थे, अपने साथियों के प्यारे। बहुत धार्मिक, हालांकि गैर सांप्रदायिक और गैर धार्मिक दुनियादारी के आदमी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन स्वर्ग के लिए पूरी तरह से एक आदमी थे। वे खुद दयालुता की मूर्ति थे, हालांकि शांत रहते थे। हाय, इस पश्चिमी दौरे से लौटने के तुरंत बाद ही उनका निधन हो गया, ठीक उसी समय जब हम उन्हें आराम और सुकून भरी जिंदगी देने में सक्षम हो रहे थे। पिट्सबर्ग लौटने के बाद जल्द ही मेरी एक असाधारण व्यक्ति थॉमस ए स्कॉट से जान पहचान हुई, जिन्हें उनके क्षेत्र में प्रतिभा शब्द सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है। वह पेंसिल्वेनिया रेल रोड के उस डिवीजन के सुपरिटेंडेंट के तौर पर पिट्सबर्ग आए थे। उनके और उनके सुपीरियर मिस्टर लोम्बर्ट, जो अल्टूना में जनरल सुपरिटेंडेंट थे, के बीच बार बार टेलीग्राफिक बातचीत जरूरी थी।
इस वजह से वह रात में टेलीग्राफ ऑफिस आते थे और कई बार मैं ही ऑपरेटर होता था। एक दिन मैं उनके एक असिस्टेंट से मिलकर हैरान रह गया, जिससे मेरी जान-पहचान थी। उसने मुझे बताया कि मिस्टर स्कॉट ने उससे पूछा था कि क्या उसे लगता है कि मुझे उनका क्लर्क और टेलीग्राफ ऑपरेटर बनाया जा सकता है, जिस पर उस नौजवान ने मुझे बताया कि उसने जवाब दिया था, "यह नामुमकिन है, वह अब एक ऑपरेटर है।" लेकिन जब मैंने यह सुना तो मैंने तुरंत कहा, "इतनी जल्दी नहीं, वह मुझे रख सकते हैं, मैं सिर्फ़ ऑफ़िस की ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहता हूँ। प्लीज़ जाओ और उन्हें यह बता दो।" नतीजा ये हुआ कि मुझे 1 फरवरी 1853 को मिस्टर स्कॉट के क्लर्क और ऑपरेटर के तौर पर $35 प्रति महीने की सैलरी पर काम पर रख लिया गया। 25 से $35 प्रति महीने की सैलरी में बढ़ोतरी मेरे लिए अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी। पब्लिक टेलीग्राफ लाइन को कुछ समय के लिए मिस्टर स्कॉट के ऑफिस में बाहरी डिपो पर लगा दिया गया और पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी को उन समयों में तार इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई, जब ऐसा इस्तेमाल आम पब्लिक के काम में दखल न दे, जब तक कि उनकी अपनी लाइन जो उस समय बन रही थी, पूरी नहीं हो जाती।